हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस कर रहे होंगे। तो ड्रीम क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों का भाई टोनी शर्मा आज मैं लेके आया हूँ यूपी बोर्ड क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का ये लेक्चर नंबर 2 है आप लोगों का। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा जाके, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ये दो दो जो आप लोग का लेक्चर है मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है, जिसमें हम लोग करा रहे हैं इंपोर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं हम लोग इंपोर्टेंट टॉपिक। क्योंकि ये टॉपिक जितना भी टॉपिक है हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में पूछा गया था। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इन दोनों लेक्चर को देख के फिर ही आगे बढ़िएगा। और फिर हम लोगों का इसके बाद एक लेक्चर और होगा, वो थर्ड लेक्चर होगा। थर्ड लेक्चर में हम लोग जितना भी डेरिवेशन है यूनिट 1 का, जो चैप्टर नंबर 1 का जितना भी डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को लेक्चर नंबर 3 में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद से हम लोग का जो ये वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम लोग लेक्चर नंबर 1 और लेके आएंगे, जो लेक्चर नंबर 4 होगा। और लेक्चर नंबर 4 में क्या होगा, जिसमें हम लोगों का होगा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 4-5 सालों के बीच में, उसको हम लोग लेक्चर नंबर 4 में लेंगे। जिससे कि लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा नहीं, बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों को लेक्चर नंबर 4 का बेनिफिट होने वाला है। अगर आप लोग अभी तक हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसको? ड्रीम क्लासेस को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ड्रीम क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड कराता है हैंड रिटन नोट्स, और जो भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ टॉपिक है उसको प्रोवाइड कराता है। और अगर आप लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर को, बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फिर देखिए जो हम लोग का यहाँ से देख लीजिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है। इसको एकदम हम लोग इजीली मक्खन की तरह समझेंगे, जिससे कि वीडियो के लास्ट में आप लोग को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जहां जब मतलब आप लोग बोर्ड जब परीक्षा हाल में बैठेंगे वहां पे भी आप लोग नहीं भूल सकते हैं कि हम लोग कैसे पढ़ाए थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा बिंदु आवेश के कारण जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी। पॉइंट चार्ज के कारण, किसके कारण? किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, किसी पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं कि यहाँ पे कोई चार्ज क्यू है। क्या है? यहाँ पे कोई चार्ज, यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं कि यहाँ पे कोई चार्ज है। यहाँ पे कोई चार्ज क्या है? यहाँ पे कोई चार्ज आप लोग का क्यू है। और इससे आर मीटर की दूरी पे इससे आर मीटर की दूरी पे कोई यहाँ पे चार्ज है क्यू नॉट। और ये जो है आप लोग का, ये क्या है? ये आप लोग का सोर्स चार्ज है। क्या है? ये सोर्स चार्ज है। और उसके बीच का डिस्टेंस जो है आर मीटर का डिस्टेंस है। कितने मीटर का? आर मीटर का डिस्टेंस है। और ये जो आप लोग का, इसके हम लोग बोलते हैं टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। और इसको हम लोग सोर्स चार्ज को क्या बोलते हैं? सोर्स, जो आप लोग का सोर्स चार्ज है इसको हिंदी में बोलते हैं स्रोत चार्ज। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग स्रोत चार्ज बोलते हैं, स्रोत आवेश बोलते हैं। और जो हमारा ये जो टेस्ट चार्ज होगा इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या होगा? परीक्षण आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोग के लिए? ये परीक्षण आवेश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये परीक्षण आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परीक्षण आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परीक्षण आवेश हो जाएगा। और इसके ये चारों तरफ क्या है? इसके ये चारों तरफ क्या है? वैद्युत क्षेत्र। क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। और इस पॉइंट के कारण इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है। क्या पता करना है हम लोग को? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है। आई होप कि आप लोगों को ये फिगर समझ में आ गया होगा। अगर लिखना होगा तो माना एक स्रोत चार्ज है जिससे आर मीटर की दूरी पे कोई टेस्ट चार्ज रखा गया है। और आर मीटर की दूरी पे क्या है? कोई परीक्षण आवेश रखा गया है, जिसके कारण हमें इस पॉइंट पे क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इतना आप लोग लिख देंगे। फिर उसके बाद से हम लोग डेरिवेशन है,
फिर उसके बाद से जो हम लोग का मैथमेटिकल डेरिवेशन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो हम लोगों का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग पढ़ा होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी थी इक्वल टू क्या होता था, एफ अपान क्या होता था, एफ अपान क्यू नॉट होता था। जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती थी, एफ अपान क्यू नॉट होता था। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एफ की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। इसे आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा। इसे क्या मान लीजिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा। और फिर यहाँ से जो हम लोग का सेकंड पॉइंट होगा वो कूलाम का नियम होगा। और कूलाम का नियम से हम लोगों ने क्या देखा था, कूलाम का जो नियम था, कूलाम का जो नियम था, कूलाम का नियम क्या बताता था हम लोग को, जो कूलाम लॉ था वो क्या बताता था, जो बताता था हम लोग को F बराबर क्या होता था, F बराबर F प्रोपोर्शनल होता था। F प्रोपोर्शनल होता था किसके प्रोपोर्शनल होता था, Q1 और फिर Q2 अपान में R स्क्वायर के क्या होता था, प्रोपोर्शनल होता था। यहाँ से जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते थे, क्या, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते थे तो क्या यहाँ पे कोई कांस्टेंट हम लोग ऐड करते थे, क्या ऐड करते थे, कोई कांस्टेंट ऐड करते थे। अब जब कोई कांस्टेंट ऐड करते थे तो यहाँ पे क्या हो जाता था, के कांस्टेंट ऐड करते थे तो क्या होता था, Q1 Q2 अपान में क्या होता था, R स्क्वायर। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, जब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे तो फिर यहाँ पे हम लोग पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम जिसको माने हैं कि यहाँ पे जो ये हो जाएगा, और इसका जो हमें क्या निकालना है, इसका हम लोग f की वैल्यू, यहाँ से जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो वैल्यू आया है, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो वैल्यू आया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की वैल्यू क्या इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे। जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट की वैल्यू यानी कि इक्वेशन समीकरण एक क्या, समीकरण एक का मान, समीकरण एक का जो मान है, एक का मान क्या समीकरण दो में रखने पर, समीकरण किसमें रखने पर, समीकरण नंबर किसमें, दो में रखने पर, दो में क्या, दो में रखने पर, जब दो में रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से f की वैल्यू, यहाँ पे f है और इसके f की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं E और फिर यहाँ पे Q नॉट। और यहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा, जो यहाँ पे एक नोट पॉइंट में लिखवाया जा रहा है कि नोट में आप लोगों को यहाँ पे नोट में लिखवाया जा रहा है, और यहाँ पे नोट में क्या लिखवाया जा रहा है आप लोगों को, कि जो आप लोगों का Q1 है, इसको क्या हम लोग Q मान लेते हैं। और फिर यहाँ पे नोट में नहीं, यहाँ पे माना में लिख सकते हैं, हम लोग माना में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माना में भी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो Q2 है इसको हम लोग Q नॉट मान सकते हैं। ये आप लोगों का क्या है, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे हम लोग यही वैल्यू, जो ये वैल्यू है यहाँ पे हम लोग ऐसे एज इट इज पुट करते हैं। जो यहाँ पे ये वैल्यू आ गया, फिर Q1 की जगह पर क्या हमें Q लेना है, Q ले लेते हैं। और फिर इसके जगह पर, सॉरी यहाँ इसके जगह पर K है तो K ले लेते हैं। और Q1 की जगह पर क्या है, Q1 की जगह पर, Q1 के स्थान पे Q है तो यहाँ पे Q ले लेंगे। और Q2 के स्थान पे Q नॉट है, यहाँ से Q नॉट ले लेंगे। और यहाँ पे जो आप लोग का R स्क्वायर है इसको एज इट इज रहने देंगे। और यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ से ये और ये खत्म, क्या हो जाएगा, Q नॉट से Q नॉट खत्म। तो यहाँ पे जो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, K और फिर Q अपान में क्या हो जाएगा आप लोगों का R स्क्वायर। और ये हो जाएगा आप लोगों का डेरिवेशन, ये हो जाएगा आप लोगों का प्रूफ, क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का प्रूफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। जो E क्या है, E आप लोगों का क्या है, जो E है आप लोगों का वही है क्या, बिंदु आवेशकरण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस पॉइंट पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है यही वो पॉइंट है, यही वो बिंदु है जिसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। क्या, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। क्या, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर एक बार हम रिकॉल करवा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे जो आप लोग का Q है वो सोर्स चार्ज है, क्या आप लोग का यहाँ पे सोर्स चार्ज है जिसे हम लोग स्रोत आवेश बोलते हैं। और यहाँ से R मीटर की दूरी पे, R मीटर की दूरी पे
क्यू नॉट यानी कि टेस्ट ट्यूब परीक्षण आवेश रखा गया है, इस पॉइंट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी इस पॉइंट पे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, और इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और फिर कूलाम का नियम का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, इसे इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, और यहाँ से माना में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो समीकरण एक का मान है उस समीकरण दो में रखने पर, समीकरण एक का मान जब समीकरण दो में रखेंगे तो यहाँ से कट के ये वैल्यू, यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगा, फिर यहाँ पे जो हमारा फाइनली जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि इस वीडियो से उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो आप लोगों का है, नेक्स्ट में क्या न्यूमेरिकल है, यहाँ पे जो आप लोग का नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आप लोग का न्यूमेरिकल है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या बोला जा रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन के कारण 1 मीटर की दूरी पर क्या निर्वात में क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, क्या होगी निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोग जान सकते हैं कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी पॉइंट पे क्या होती है, वो होती है आप लोग का E इक्वल टू क्या होता है K और फिर Q अपान में, Q नॉट अपान में क्या होता है आप लोग का R स्क्वायर होता है, जिसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से E इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब किसी मीडियम में दिया होता है यानी कि निर्वात में दिया है तो हम K की वैल्यू 1 लेंगे, और किसी मीडियम में दिया होता है तो K की वैल्यू जिस मीडियम के हिसाब से लेते हैं, जैसा मीडियम होता है उसका वैल्यू दिया होता है। तो निर्वात के लिए K की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे K इक्वल टू 1 हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि ये क्या है, ये जो हमारा K है वो क्या है, वैक्यूम में है, किसमें है, वैक्यूम में है, और वैक्यूम में है, इसीलिए इसे हम लोग K की वैल्यू, अब K की वैल्यू वैक्यूम में 1 क्यों लेते हैं, इसको जानने के लिए आप लोग हमारा फर्स्ट लेक्चर को देख के आइए, वो आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि K की वैल्यू यहाँ पे 1 क्यों लिया जा रहा है। K के बारे में हम लोग एकदम पूरा डिटेल में डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखिए और फिर आके इस लेक्चर को देखिए, आप लोग को एकदम इजी वे में समझ में आएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि R की वैल्यू 1 दिया है, R की वैल्यू आप लोगों को कितना दिया है 1 दिया है, और E की वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है, अपान में 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होता है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुका था, कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है 9, और इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और R की वैल्यू तो 1 हो ही जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.44, कितना हो जाएगा 1.44 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग जब इसको यहाँ से जब हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 9, क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 9, और जो इसका ये होता है न्यूटन पर कूलाम, क्या होता है न्यूटन और पर कूलाम। ये आप लोगों को जो इसका जो मात्रक है, जो इसका मात्रक लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में आप लोग न्यूमेरिकल पूरा अच्छे से सॉल्व करके आते हैं, मात्रक नहीं लिखेंगे तो मात्रक पे भी आप लोग का नंबर कट जाएगा 1 नंबर। तो यहाँ से देखिए, क्योंकि अगर मान लीजिए 2 मार्क्स का अगर न्यूमेरिकल आता है, अगर मान लीजिए 2 मार्क्स का अगर न्यूमेरिकल आ गया तो 2 मार्क्स में से क्या 1 मार्क्स जो आप लोगों का होगा वो किस पे होगा, जो 1 मार्क्स होगा आप लोगों का वो आप लोगों का मात्रक पे होता है, किस पे होता है मात्रक। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मात्रक को भी जरूर लिख के आइए, मात्रक को मत भूलिएगा। और मात्रक भी आप लोग देखना चाहते हैं कि कैसे हम लोग डायमेंशन मात्रक इजी वे में निकालते हैं, तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, हमारा फर्स्ट लेक्चर देख के आइए, उसमें हम लोग सारा डिस्कस किए। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है आप लोग का, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन में जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि वैद्युत क्षेत्र किसमें, जल में। अब जल में बोला गया है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा K की वैल्यू कितना हो जाएगा, जो हमारा K की वैल्यू कितना हो जाएगा जल में है, तो जल में K की वैल्यू 80 दिया गया है, यहाँ से K की वैल्यू 80 दिया गया है। तो सेम फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू K की वैल्यू दिया है, और इसके बाद क्या हो जाएगा Q/2
आर स्क्वायर, और फिर उसके बाद से क्या करेंगे, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का। अब कितने लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे उसमें क्यू नॉट था, यहाँ पे क्यू है, ऐसा कोई नहीं होता। यहाँ वहां पे भी क्यू ही था, आप लोग देख सकते हैं कि वहां पे भी क्या था आप लोग, क्यू ही था। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और उसके बाद से 1.6 होता है इसका, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या दिया था, आर की वैल्यू दिया है 1, आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपान में 80 हो जाएगा। और जब 80 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, किसको, 80 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जब 80 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं जो हमारा फाइनली आंसर आ जाता है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जब हम इसको 80 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे जो हमारा आंसर आया था कितना आया था, आंसर आया था 1.44, और इंटू 10 टू द पावर कितना आया था, 10 टू द पावर माइनस 9 अपान में 80, जब 80 से इसको डिवाइड करते हैं जो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 1.8 कितना आ जाएगा, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 क्या आ जाएगा, 11 न्यूटन पर कूलम, कितना आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से जो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग सेकंड लेक्चर सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पेज में सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इसको भी हम लोग एकदम इजी वे में समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो आप लोग जो थ्योरी पार्ट में लिखना है, थ्योरी पार्ट में आप लोग को यह यहाँ से लेके वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर दे दिया तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, आप लोग का कहीं भी नंबर नहीं कटेगा, ये मैं विश्वास के साथ या गारंटी के साथ कहता हूँ कि जितने मार्क्स का होगा आप लोग को, आप लोग का फुल मार्क्स मिलने वाला है, कहीं पे भी नंबर नहीं कटेगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह सरल या काल्पनिक रेखा, वैद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह सरल रेखा या ऐसी काल्पनिक रेखा होती है। काल्पनिक मतलब वो इमेजिनरी क्या होती है, इमेजिनरी लाइन क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, क्या होती है, काल्पनिक एक इमेजिनरी लाइन होती है। जिसे इमेजिनरी लाइन का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग कल्पना करते हैं, वास्तविक में ऐसा नहीं होता, हम लोग बस उसे कल्पना करते हैं कि ऐसा खींचा गया। अब हम लोग खींचते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक बिंदु पर क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक स्पर्श रेखा उस क्षेत्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करती है। क्या, अगर हम लोग एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं तो क्या होता है, उस पॉइंट पे एक स्पर्श रेखा, और जो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र रेखा में खींचा गया जो सरल लाइन है या इमेजिनरी लाइन है, उस पॉइंट पे एक टेंजेंशियल लाइन खींची जा सकती है। और टेंजेंशियल लाइन क्या बताती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, क्या बताती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करती है, तथा उस बिंदु के प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबों गुजरने वाली बल रेखाएं क्या होती है, संख्या की तीव्रता के परिमाण को प्रदर्शित करती है, संख्या के परिमाण की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये वैद्युत बल रेखा है, यहाँ से जो आ रही है ये वैद्युत बल रेखा है, और इस रेखा में हम लोग क्या एक लाइन खींच देते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पे एक लाइन खींच दिया गया, यहाँ पे एक लाइन, ये लाइन क्या है, ये लाइन ही आप लोग का वैद्युत क्षेत्र रेखा को बता रहा है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से हम लोग क्या दिखाते हैं, ई से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाते हैं। यहाँ से E3 हो जाएगा, यहाँ से E2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे E2 दिखा रहा है, और यहाँ से E3 दिखा रहा है। ये किसको, ये एक टेंजेंशियल लाइन, इस किसको बता रहा है, यहाँ पे एक टेंजेंशियल लाइन खींची जा सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग टेंजेंशियल लाइन ये है ही, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। और फिर इसके बाद क्या बोला जा रहा है, इसके क्षेत्रफल से अवलोकन गुजरने वाली संख्या। और यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम लोग का नोट पॉइंट में दिया गया है, तो यहाँ पे जो नोट पॉइंट में आप लोग को दिया गया है, जो नोट पॉइंट में क्या दिया गया है आप लोग देख सकते हैं कि नोट पॉइंट में ये बताया गया है कि यहाँ से आप लोग नोट पॉइंट को एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्रिस्टल क्लियर। क्योंकि नोट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि नोट पॉइंट में आप लोग का ये बताया जा रहा है कि जो हमारा जिस स्थान पर क्या होता है, जिस स्थान पर जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, क्या बता रहा है कि जिस पॉइंट पे क्या, जिस पॉइंट पे इस पॉइंट पे ठीक है, इस पॉइंट पे
और फिर आगे भी तो होगा ना, ऐसे ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, तो ऐसे चलते चला जाएगा वो। तो क्या बता रहा है कि जिस पॉइंट पे जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो पास पास है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे और यहाँ पे पास पास है ना। तो जब जिस रेखाएं पर क्या होता है, जिस पॉइंट पे जो वैद्युत बल रेखा है वो पास पास है, तो उस स्थान पे जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, वो प्रबल होगा। प्रबल 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 का मतलब क्या होता है, प्रबल प्रबल का मतलब क्या हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग है। क्या स्ट्रॉन्ग है भाई, स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, वैद्युत क्षेत्र स्ट्रॉन्ग है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अब आप लोग यही बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक, जो हमारा ये लेक्चर देख रहा है सेकंड लेक्चर, डायरेक्ट सेकंड लेक्चर पे आया है, तो यही बोलेगा ना कि सर वैद्युत भैया भैया वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र आप लोगों को समझने के लिए तो मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट शुरू से कर रहा हूँ कि आप लोग फर्स्ट लेक्चर देख के आइए। अगर आप लोग वैद्युत क्षेत्र जानते हैं पहले से, अगर जानते हैं तो और अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। और जहां पे रेखाएं क्या है, जहां पे रेखाएं हम लोग की दूर दूर है, क्या है, जहां पे रेखाएं दूर दूर है वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे जो हमारी वैद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, दुर्बल हो जाएगा। दुर्बल का मतलब क्या हो जाएगा भाई, दुर्बल का मतलब वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, क्या वीक होगा, आदमी वीक होगा नहीं। यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी। क्या वीक हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही कहा जाता है कि यहाँ पे जिस स्थान पर बल रेखाएं पास पास होंगी वहां पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो स्ट्रांग हो जाएगा, और जिस स्थान पर रेखाएं पास पास होंगी वहां पे जो हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है वो दुर्बल हो जाएगा। यानी कि आई होप कि आप लोगों को ये नोट पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हम लोग करते चल रहे हैं। अगर देखिए क्या होता है ऑफलाइन बैच में और ऑनलाइन बैच में, एक डिफरेंस, एक माइनर डिफरेंस होता है कि ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चों का भी मतलब जो भी स्टूडेंट है उनका जो भी डाउट होता है वो खड़ा होकर पूछ लेते हैं, और जो कि ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि फिर भी चलिए मैं तो मानता हूं कि ऑनलाइन में एक चीज तो अच्छा है, कमेंट बॉक्स दिया है। कमेंट बॉक्स में तो आप रिप्लाई कर सकते हैं कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, या अपना फीडबैक दे सकते हैं कि जो टीचर है कैसा पढ़ा रहा है, ये भी तो फीडबैक दे सकते हैं आप लोग। और ऑफलाइन में देखिए, ऑनलाइन में तो ये सुविधा, अगर मान लीजिए मे भी, मैं बोलता हूँ मे भी, अगर कमेंट बॉक्स नहीं दिया होता तो आप लोग क्या करते, आप लोग का जो डाउट होता वो तो डाउट ही हो जाता, डाउट ही रह जाता ना। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि ऑनलाइन में जो ये जो सुविधा दिया गया है वो बहुत ही अच्छा सुविधा दिया गया है, किसका, कमेंट बॉक्स का। ये तो मैं इसको जो भी है मैं उसको धन्यवाद बोलता हूँ। और फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है आप लोगों का, यहाँ पे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था जो वैद्युत बल रेखाओं के गुण, जो वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं। तो यहाँ से आप लोग देखिए जो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण में फर्स्ट पॉइंट क्या होता है आप लोग का, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट है, एकल धनावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, एकल धनावेश से, क्या एकल धनावेश का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज भाई, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। एकल धनावेश का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होता है। और क्या होता है, एकल धनावेश से वैद्युत क्षेत्र बल क्या होता है, वो रेखाएं आवेश से निकलकर क्या अनंत पर जाके समाप्त हो जाती है। अनंत का मतलब क्या होता है, अनंत का मतलब आप लोगों का इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, अनंत का मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे जाकर यहाँ से जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है सर, यहाँ से जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है, यहाँ से यहाँ से क्या निकल रही है, क्या निकल रही है, क्या निकल रहा है, कुछ और निकल रहा है नहीं, क्या निकल रहा है, वैद्युत बल रेखाएं निकल रही। कहां से निकल रही है, घर से नहीं भाई, यहाँ से कहां से निकल रही है, वो तो निकल रही है कहां से, एकल धनावेश से। कहां से निकल रही है, और एकल धनावेश से निकलकर कहां पे जाती है। अब मैं तो यहाँ पे बोर्ड तो इतना बड़ा, बोर्ड तो इनफाइनाइट है नहीं ना, तो यहाँ से हम लोग इसको शॉर्ट में दिखा रहे हैं, ये अनंत पे जाके समाप्त हो जाती हैं। और अनंत तो आप लोगों को पता होगा, अनंत क्या होता है, जिसका कोई अंत ना हो उसे हम लोग अनंत बोलते हैं। क्या, जिसका कोई अंत ना हो, क्या होता है, उसी को हम लोग अनंत बोलते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऋण आवेश की बात करें, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव चार्ज की बात करें, ऋण आवेश की बात करें,
नेगेटिव चार्ज की बात करें तो यहाँ से सीधे इसकी अपोजिट आप लोग समझ सकते हैं, सीधे इसके अपोजिट में होता है, सीधे इसके अपोजिट यहाँ से क्या होता है, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो इनफाइनाइट से आके क्या होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे क्या हो जाती हैं, नेगेटिव चार्ज पे आके खत्म हो जाती हैं। कहाँ पे, नेगेटिव चार्ज पे आके खत्म हो जाती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये फर्स्ट जो पॉइंट है वो आप लोगों को जो वैद्युत बल रेखाओं की गुण है वो आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट है वो समझ में आया होगा। तो फिर आप लोग यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया। यहाँ पे अभी जो हम फिगर डिस्कस किए थे वही बताया गया है। तो फिर हम लोग सेकंड पॉइंट में देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया। सेकंड पॉइंट में देखते हैं कि जो धन तथा ऋण आवेश के संयुक्त वैद्युत में बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। क्या बोला जा रहा है कि जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं, क्या कौन सी रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। अब ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, अब जो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, अभी तो मैंने डिस्कस किया ना वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ से क्या बोला जा रहा है कि जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं उनका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। क्या होता है भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। इनका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये जो हमारी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये पॉजिटिव से चलती हैं, कहां से चलती हैं, पॉजिटिव से चलती हैं और नेगेटिव पे आके डिस्कियां, नेगेटिव पे आके खत्म हो जाती हैं, नेगेटिव पे आके पूरी तरह खत्म हो जाती हैं। और फिर यहाँ से देखिए पॉजिटिव से आई नेगेटिव पे आके खत्म, पॉजिटिव से आई नेगेटिव पे आके खत्म। आई होप कि आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं और कमेंट भी नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग को दिख रहा है आधा घंटे का लेक्चर हो फिर या 1 घंटे का 40 मिनट का लेक्चर हो, लेकिन इस लेक्चर के पीछे हम लोग का कई घंटों का मेहनत होता है। क्योंकि हम लोग ये डिस्कस करते हैं, हमारी जो टीम है ड्रीम क्लासेस की, जो हमारी ड्रीम क्लासेस की टीम है, ड्रीम क्लासेस की टीम क्या, ड्रीम क्लासेस की जो हमारी टीम होती है वो पिछले कई घंटों से आप लोगों के पीछे लगी रहती है कि कहाँ कैसा कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जाए जो कि आप लोगों को समझ में आए और कैसे कितने से इजी वे में समझ सकें। क्योंकि आज के टाइम पे क्या हुआ है ना कि आज के टाइम पे जो हमारा माइंड है वो शॉर्ट चीजों पे जा रहा है। शॉर्ट चीजों का मतलब क्या है, जिसको हम लोग क्या आज के टाइम पे क्या है, किसी के पास टाइम नहीं है। कौन जाएगा भाई 2 घंटे का 4 घंटे का लेक्चर देखने, कौन जाएगा। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, सब रील स्क्रॉल करने वाले हैं, क्या सब रील स्क्रॉल करने वाले हैं जितना। अब देखिए ना क्या टाइम आ गया है कि रील पे भी कोई अगर कोई 10 सेकंड का या 20 सेकंड का अगर कोई चीज आ रहा है वो भी पढ़ाई का, वो भी कितने लोग नहीं देखते हैं। मैं देखता हूँ कितने लोग नहीं देखते हैं, क्या उनको तो बस नाच गाना में रहना है। तो भाई रहे हम लोग को क्या। अगर आप लोग ड्रीम क्लासेस की टीम आप लोग के लिए बहुत इफर्ट लगा रही है और आप लोग अभी तक इसको अभी तक आप लोग इसको लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा के और उस पर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। हाँ, अगर आप लोग एक और जो आप लोग को बताया जा रहा है कि जो आप लोग अगर ये कोई टॉपिक है जो आप लोग को टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, मे बी अगर आप लोग को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो या फिर मोस्ट जो पॉइंट है या फिर डेरिवेशन है उसको आप लोग क्या ध्येय बोर्ड पे जाके देख सकते हैं। किस पे, ध्येय बोर्ड पे भी आप लोग जाके देख सकते हैं। क्या, ध्येय बोर्ड पे भी आप लोग जाके देख सकते हैं। ध्येय बोर्ड में क्या कराया जाएगा, ध्येय बोर्ड में ये कराया जाता है कि मोस्ट जो डेरिवेशन है जो 2026 में, किसमें 2026 में बोर्ड वालों के लिए, किसके, क्लास 12 वालों के लिए, क्लास 12 वालों के लिए बोर्ड एग्जाम में 2026 में कितने परसेंट, 90% आ सकता है। कितना, 90% वो क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। तो अभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो बोर्ड जो हमारा 2025 का जो लेक्चर था ध्येय बोर्ड में वो आप लोग देख लीजिएगा कितना क्वेश्चन फंसा है। और हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि वीडियो को डिलीट करते रहते हैं अपने चैनल से। क्यों, क्योंकि हम लोग एक हर साल नया नया कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं इजी टू इजी वे में। तो आई होप कि ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इतना इनफ है डिस्कस करने के लिए।
तो वो कहते हैं ना कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है और मूर्खों के लिए तो पूरा वो चिट्ठा खोल दीजिए, उनके लिए तो कम ही होगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या बताया गया है कि जो हमारा चार्ज होता है, जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे जाके समाप्त हो जाती हैं, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे जाके समाप्त हो जाती हैं। और यहाँ से थर्ड पॉइंट में क्या दिया गया, थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं, थर्ड पॉइंट तो आप लोग को हमको लगता है कि बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि अगर काटेंगी, आप लोग खुद ये तो समझिए, अगर दो बल रेखाएं हैं एक दूसरे को कहीं काट दे रही हैं, तो काट देंगी तो क्या होगा, एक टेंजेंशियल लाइन खींचा जाएगा, और टेंजेंशियल जो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और स्पर्श रेखा जब खींची जा सकती है तो उसका वो दो डायरेक्शन हो जाएगा, दो दिशा हो जाएगा ना भाई। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इसे ही हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे जो आप लोग का है वैद्युत क्षेत्र, इसमें क्या हम लोग देखेंगे, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, मान लीजिए हमारी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये सॉरी यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, तो जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, तो इसको अगर मान लीजिए दो बल रेखाएं यहाँ पे जाके यहाँ पे कहीं काट दें, तो यहाँ पे जब काट देंगे यहाँ पे टेंजेंशियल लाइन खींचा जाएगा। अब टेंजेंशियल लाइन खींचा गया तो यहाँ पे यहाँ पे दो डायरेक्शन हो गया, जो कि वैद्युत क्षेत्र में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। किसमें? वैद्युत क्षेत्र में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि उसका दो डायरेक्शन हो, वहां पे सिंगल ही डायरेक्शन होता है। तो इसीलिए हम लोग कभी भी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी स्पर्श नहीं करती हैं, कहीं भी स्पर्श नहीं करती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वैद्युत बल रेखाएं क्यों एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं। तो फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, फोर्थ पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं सीधी होती हैं, सीधी होती हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं एक सीधी होती हैं भाई, सीधी होती हैं। क्या होती हैं? सीधी होती हैं और समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर हैं। और फिर क्या होती हैं? समान दूरी पर होती हैं, इक्वल डिस्टेंस पे। इसका डिस्टेंस आर, इसका भी डिस्टेंस आर। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो फोर्थ पॉइंट भी समझ में आ गया। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में इतना लिख के आते हैं तो कोई माई का लाल आपको टॉप करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो ये जो पीडीएफ जो तैयार किया गया है, ये आप लोगों के 90% लाने के लिए ही तैयार किया गया है, 90% लाने के लिए तैयार किया गया। देखिए, टीचर कोई भी हो, चाहे आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं या फिर किसी और के प्लेटफॉर्म पे जाके, चैनल पे जाके पढ़ रहे हैं, तो कोई भी हो, कितना भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराए, मैं हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारा जो चैनल है ड्रीम क्लासेस ही है जो आप लोग के बेहतर से बेहतर करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और भी कई चैनल होंगे। तो उसमें क्या होता है, जब तक आप लोग स्वयं नहीं पढ़ेंगे, मेरा ये है कि जब तक आप लोग स्वयं नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई माई कलाल आपको 90% कोई माई कलाल अपने घर से 90% नहीं देगा आपको। जब आप लोग पढ़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, तभी आप लोगों का 90% आएगा, और उस तरह तो नहीं आने वाला। क्योंकि देखिए, जब चीजों को आप लोग पढ़ेंगे, जब चीजों को समझेंगे, अगर एक बार लेक्चर देखे, ठीक है, इस लेक्चर को डाउनलोड कर लीजिए, फिर इस लेक्चर को बाद में देखिए, फिर भूल के दिखाइए, और भूल के दिखाएंगे तो एकदम दिमाग में बैठने वाला टॉपिक हम लोग बता रहे हैं, और इतना इजी वे में बता रहे हैं कि कोई छोटा बच्चा भी होगा उसको समझ जाएगा। तो चलिए, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि पढ़ाना अभी ज्यादा है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो इसको भी हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है कि वह एक ऐसा सिस्टम होता है, क्या होता है भाई, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें समान परिमाण के, सेम मैग्नीट्यूड, क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड उसका सेम होता है, और विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। भाई यहाँ पे देख सकते हैं, एक सिस्टम है। क्या है भाई? एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है? क्या सिस्टम है? कौन सा सिस्टम है? कौन सिस्टम है? यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव का एक सिस्टम है, और यहाँ पे दो विपरीत प्रकार के आवेश, कितने, क्या इसका जो मैग्नीट्यूड है आप लोगों का सेम होने वाला है, मैग्नीट्यूड क्या सेम होने वाला है, और दो विपरीत प्रकार के आवेश हैं, कितनी दूरी पे हैं? 2l दूरी पे हैं। कितने दूरी पे हैं? 2l मीटर के डिस्टेंस पे हैं। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? इस सिस्टम को क्या बोल देते हैं भाई? इसी सिस्टम को हम
क्या बोल देते हैं इस सिस्टम को? वैद्युत द्विध्रुव बोल देते हैं यार, वैद्युत द्विध्रुव बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं? तो एक सिस्टम है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है? एक सिस्टम है, उस सिस्टम में उसका मैग्नीट्यूड सेम है, क्या उसका जो परिमाण है वो सेम है, और फिर उससे जो विपरीत प्रकार के आवेश है, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, क्या एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, विपरीत प्रकार के आवेश है, और दोनों आवेशों का जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है? वो 2l है। कितना है? 2l है। और फिर एक अल्प दूरी यानी कि एक शॉर्टेज रेंज के डिस्टेंस में 2l है, और इसी सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं? वैद्युत द्विध्रुव है। तो आई होप कि आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या बोला जा रहा है? कि महत्वपूर्ण बिंदु में ये बोला जा रहा है कि जो दोनों हमारे जो आवेश है, क्या जो दोनों हमारी आवेश है वो किसी न किसी पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। यहाँ से डिस्क क्या हो, यहाँ पे ये पॉइंट इसके आओ, यहाँ पे ये डिस्क आओ, यहाँ पे जब पॉइंटें मिल रही है किसी न किसी पॉइंट पे तो मिलेंगी ना। अब ऐसा तो है नहीं ये दोनों पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, यहाँ से एक नेगेटिव हो गया है, कहाँ पे? ये तो अलग है भाई, ये तो अलग है यार, ये तो अलग है। और जब दोनों अलग है तो जब दोनों आएंगी, तो जब दोनों आके मिलेंगी तो क्या हो जाएगा? जब दोनों आके मिलेंगे, जिस पॉइंट पे आके मिल रही हैं, किसी पॉइंट पे तो आके मिलेंगी ना, किसी पॉइंट पे तो आके मिलेंगी ना। जब जिस पॉइंट पे आके मिल रही हैं तो उसी पॉइंट को हम द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। जिस पॉइंट पे आके मिल रही हैं उसी पॉइंट पे हम लोग क्या द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं? डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल कहते हैं। एक्सिस ऑफ डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ डाइपोल कहते हैं। और यहाँ से जो सेकंड पॉइंट है इसका देख लीजिए। सेकंड पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि द्विध्रुव की लंबाई l ना होकर 2l क्यों ली जाती है? जो द्विध्रुव की हमारी लंबाई है वो l ना लेकर 2l क्यों ली जाती है? क्योंकि इसलिए ली जाती है 2l, क्योंकि जो हमारा डेरिवेशन होता है द्विध्रुव आघूर्ण का, जो हमारा डेरिवेशन होता है उसको अभी हम लोग आगे थर्ड लेक्चर में देखेंगे कि ये कैसे आया। ठीक है, तो जो हमारा द्विध्रुव का जो डेरिवेशन होता है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसीलिए हम लोग एल ना लेकर इसको 2l लिया जाता है कि जो डेरिवेशन है उसको इजीली कैलकुलेट किया जा सके, उसको इजीली कैलकुलेट किया जा सके। इसीलिए हम लोग एल ना लेकर क्या लेते हैं? 2l लेते हैं। एल ना लेकर कितना लेते हैं? 2l लेते हैं। और यहाँ से जो हमारा थर्ड पॉइंट है, द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है। जाहिर सी बात है शून्य होगा, ये तो आप लोग को भी शुरू से पढ़ते आए हैं। जब एक पॉजिटिव सॉरी जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, जब एक नेगेटिव पॉजिटिव आवेश मिलेगा तो जीरो ही होगा ना। अब एक माइनस एक और एक प्लस एक और जीरो ही हो जाएगा ना। ये तो आप लोग शुरू से पढ़ते आए, ये तो बच्चा भी बता देगा। 1 रुपया उधार लिए हैं और 1 रुपया चुका दिए किसी को। मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है, उससे 1 रुपया उधार लिए और उसको 1 रुपया उधार चुका दिए, तो कितना आप पे कर्ज है? कहा 0 रुपया कर्ज है। कितना रुपया कर्ज है भाई? 0 रुपया कर्ज है। तो जीरो तो हो जाएगा ना आवेश। और वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, कतई नहीं शून्य होगा। क्यों? क्योंकि फ्री चार्जेस तो होंगे ना उस पे। अभी फ्री चार्जेस जो होंगे वो तो अभी उस क्षेत्र में होंगे ना, तो वो कहाँ से वैद्युत द्विध्रुव कहाँ पे शून्य होगा? तो यहाँ से आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस पे अभी भी कुछ चार्ज बाकी है। क्या? अभी भी उस पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन अभी है वहां पे। तो आई होप कि आप लोग यहाँ से आप देख लीजिएगा, जो हमारा यहाँ पे जो प्रत्येक वैद्युत द्विध्रुव में द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है। प्रत्येक वैद्युत द्विध्रुव में एक द्विध्रुव आघूर्ण। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण एक क्या होता है? कौन सी राशि होती है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी? वैद्युत द्विध्रुव एक वेक्टर क्वांटिटी हो जिसका परिमाण एक आवेश परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, बीच की दूरी एक दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और उसके बीच की जो डिस्टेंस है, उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2l लिया गया था ना। दोनों आवेश, मान लीजिए दोनों आवेश था, यहाँ से आप लोग देख लीजिए, जो यहाँ पे जो था आप लोगों का, यहाँ पे कितना था? यहाँ पे माइनस था, सॉरी हाँ, यहाँ पे जो आप लोगों का है, यहाँ से आप लोग देख लीजिए, हाँ क्लियर है। फिर यहाँ से आप लोग देख लीजिए,
जो यहाँ से है आप लोग का, जो कितना था -q, और यहाँ से +q, यहाँ से जो डिस्टेंस था यहाँ से जो आप लोग का डिस्टेंस है वो कितना है, -q +q, दोनों का बीच का डिस्टेंस 2l है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2l है। और फिर उसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे, तो फिर उसके बाद से क्या देखते हैं कि इनके गुणनफल के बराबर होता है, जो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, यहाँ से -q और यहाँ से +q, ठीक है। इन दोनों का जो डिस्टेंस है 2l। फिर दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को ले लेंगे, इसे p से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव को p से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जहाँ पे वेक्टर का जो डायरेक्शन वेक्टर क्या किसी वेक्टर बोलेंगे, किसी स्केलर बोलेंगे जिसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड हो, और इसमें जो स्केलर किसे बोलेंगे जिसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ना हो। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा जो p है, और जो p क्या है, एक आवेश और दोनों बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे ही हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोल देते हैं। तो क्या इसका जो डायरेक्शन क्या होता है, तो इसका जो डायरेक्शन क्या होता है, जो इसका डायरेक्शन होता है वो -q से लेके पॉजिटिव की ओर होता है। क्या -q से लेके पॉजिटिव की ओर होती है। अब यहाँ से देखिए, अभी हम लोगों ने क्या वैद्युत बल रेखाओं में क्या पढ़ा था, उसका जो डायरेक्शन होता है वो प्लस से लेके माइनस की ओर होता है। और यही द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन की बात करें तो माइनस से लेके पॉजिटिव की होती है। यहाँ पे आप लोग इसको भूलिएगा मत, क्योंकि ये भूलने वाला टॉपिक है, क्योंकि ये बार बार भूला भी जा सकता है, क्योंकि भाई दोनों तो सेम है, दोनों अपोजिट है। अब दोनों अपोजिट है तो भूलना तो तय है ना, तो इससे आप लोग भूलिएगा मत। ये एक नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या होगा। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। अब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो वैद्युत फ्लक्स हम लोग देखते हैं वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो किसी सतह से गुजरना, सतह मतलब क्या होता है, सरफेस। क्या सतह मतलब भाई सरफेस, कोई सरफेस से, क्या सरफेस, क्या कोई सरफेस है, यहाँ पे कोई सरफेस है। सरफेस पे क्या होता है कि सरफेस से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, जो हमारे सरफेस से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स है, यहाँ से जो हमारी सरफेस से गुजरने वाली जो हमारी वैद्युत फ्लक्स है, उसमें क्या होता है, उसके अभिलंबवत गुजरने वाले जो हमारी जो हम उसके सतह से उस सतह के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उसकी माप होती है। क्या उसकी माप होती है, यहाँ से यहाँ पे जो गुजरने वाली उसके अभिलंबवत जो गुजरने वाली वैद्युत वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ थीटा बनाएगा, और ये जो एस है आप लोग का, वो क्या है, उसका एरिया है, उसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या है, ये तो वैद्युत क्षेत्र है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गुजर रही है, जो वैद्युत बल रेखाएं है वो गुजर रही है यहाँ से। तो यहाँ पे अथवा हम इसको भी लिख सकते हैं कि जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक घटक तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, उसके पृष्ठ के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग लिखेंगे इसको, आपको कंप्लीट नंबर, या तो आप लोग ऊपर वाला लिख लीजिएगा, या तो फिर नीचे वाला यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिएगा, आप लोग का नंबर नहीं कटेगा। तो आई होप कि आप लोग वैद्युत फ्लक्स के बारे में समझ गए होंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, फाई ई। अब इसे फाई ई होता है, और फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू, अब देखिए क्या लेंगे, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आप लोग का, यहाँ से ई कॉस थीटा की वैल्यू पहले मान लीजिए, थीटा की वैल्यू मान सकते हैं, जो थीटा की वैल्यू कितना है, 0 डिग्री है। अब थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू 0 है, और जब थीटा की वैल्यू 0 है, तो जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगा, जब भाई जाहिर सी बात है, जब ये रेखाएं गुजर रही हैं कितने पे गुजर रही है, 180। अब जब 0 पे है, ये जब दोनों 0 पे है, तो क्या हो जाएगा, इसका जो 0 थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। अब जब थीटा 0 है, तो थीटा आप लोग का कितना हो जाएगा, थीटा जब 0 होगा तो कितना हो जाएगा, अब फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आप लोग का, फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट एस कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, फाई ई बराबर क्या, ई डॉट एस, यही होता है आप लोग का, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से आप लोग डायरेक्शन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा माना एक समतल पृष्ठ है जिसका
पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो क्षेत्रफल है एस है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में इस प्रकार रखा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और तथा पृष्ठ के अभिलंब के बीच का कोण थीटा है। किसका? किसके किसके बीच का? जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, यहाँ से जो ई, और फिर इसके जो कोण बना रहा है थीटा, पृष्ठ क्षेत्रफल थीटा है, उसके बीच का कोण, और गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ई डॉट एस हो जाएगा। फिर यहाँ से आप लोग देखिए जो इसके नीचे, यहाँ से अभी हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, जो ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र दिया गया लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी ये। और फिर उसके बाद से जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल जो आप लोग का सदिश है, और फिर उसके बाद से ई व एस के मध्य कोण। अभी आप लोग यहाँ से सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जो हमारा यहाँ से आप लोग पेज ले लेते हैं, तो महत्वपूर्ण बिंदु में क्या बताया जा रहा है, जो हमारा क्या वैद्युत फ्लक्स होता है, क्या होता है, जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है, क्या होता है, जो हमारा फ्लक्स होता है। कौन सा फ्लक्स? वैद्युत फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका जो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, उसका जो एसआई यूनिट यानी कि मात्रक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ई होता है। ई डॉट एस अभी लिखा था हमने, क्या ई डॉट एस लिखा था ना। फिर उसके बाद यहाँ से ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ अपान क्यू, क्या, एफ अपान क्यू इंटू एस हो जाएगा। और एफ का न्यूटन, क्या, न्यूटन इंटू यहाँ मीटर स्क्वायर, इसका तो सरफेस है ना, सरफेस का क्या होता है, सरफेस का मीटर स्क्वायर होता है, सरफेस का मीटर स्क्वायर अपान कूलम हो जाएगा। यही आप लोगों का हो जाएगा इसका एसआई यूनिट। किसका एसआई यूनिट? किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट ये हो जाएगा। और इसका डायमेंशन की बात करें, जब इसकी डायमेंशन की बात करते हैं, जब इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा डायमेंशन? न्यूटन का क्या होता है, एम एल टी पर -2, और मीटर का क्या हो जाएगा, एल पर 2, और यहाँ पे कूलम का क्या हो जाएगा, 80 होता है भाई, 80 क्या होता है, 80 होता है भाई। फिर यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, जो यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे जब कलर चेंज कर लेंगे तो फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एम, क्या, यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा क्या है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा एम, एम तो एज इट इज है, एल, एल पे कितना हो जाएगा, एल पे 3 हो जाएगा, और टी यहाँ पे +1 है, और इंडिसेस का रूल क्या बोलता है, जो नीचे प्लस है ऊपर जाके माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी पर -3, और ए पर 1 है, और ऊपर जाके -1, ए पर -1 है। यही आप लोग का डायमेंशन हो जाएगा, किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आप लोग का क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्या फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डायमेंशन हो जाएगा वो एम एल पर 3, टी पर क्या होता है -3, और ए पर -1 हो जाएगा। किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डायमेंशन है, और एसआई जो यूनिट है, मात्रक है, ये होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, वोल्ट पर मीटर भी होता है इसका, और फिर यहाँ डायमेंशन भी देख सकते हैं। फिर हम लोग पॉइंट में देखते हैं, पॉइंट में क्या बोला गया है, कि पॉइंट में ये बोला गया है कि जो हमारी वैद्युत फ्लक्स होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जो हमारी क्या होती है, जो हमारी एक फ्लक्स, जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है, वह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। क्या स्केलर क्वांटिटी, जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक हो सकता है। किसी फ्लक्स से गुजरने वाला जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है, किसी पृष्ठ से, किसी भी सरफेस से, किसी भी सरफेस से गुजरने वाला जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा उसका मान शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक तीनों हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, किस कौन सा कंडीशन है कि जिस कंडीशन में पॉजिटिव होगा, किस कंडीशन में नेगेटिव होगा, किस कंडीशन में जीरो होगा, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू यहाँ पे एक पॉइंट में दिया गया है कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि जो थीटा की वैल्यू है आप लोगों का यहाँ से
हाँ ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अगर थीटा की वैल्यू हम 90 से कम लें, थीटा की वैल्यू 90 से कम ले तो फाई जो ई है हमारा, फाई ई, ये कलर का ये है सर, एक सेकेंड। चलिए छोड़िए, आई देखिए यहाँ से जो हमारा किसी पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, तो किस किस कंडीशन में होगा। अगर थीटा की वैल्यू हम क्या लें, थीटा की वैल्यू अगर मान लीजिए 90 से क्या लेते हैं, 90 से, तो थीटा की वैल्यू 90 से कम लेते हैं, क्या लेते हैं, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम लेते हैं तो थीटा की वैल्यू 90 से कम लेते हैं, मान लीजिए थीटा की वैल्यू अगर हम 30 ले लिए, 30 डिग्री ले लिए, तो यहाँ से फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई और डॉट एस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री जब लेंगे तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट एस कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है, रूट में 3/2, कितना होता है, रूट में 3/2। अब इसका वैल्यू तो पॉजिटिव आ गया, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव आ गया, तो 90 से कम लेंगे तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, फाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्या आएगी, पॉजिटिव आएगा। आप लोग रख के भी देख सकते हैं, 2-3 मान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो चलिए सेकंड पॉइंट में कब देखेंगे कब नेगेटिव आ रहा है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि कब ये नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जब थीटा की वैल्यू 90 ले ली, सपोज कीजिए जब थीटा की वैल्यू 90 आ गया, जब थीटा की वैल्यू 90 ले लिए तो कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। जब कॉस की वैल्यू जीरो आ जाएगा तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जो हमारा वैद्युत फ्लक्स, जो हमारा ये गुजर रहा है, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जब ये इलेक्ट्रिक वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है तो ये क्या इसके क्षेत्रफल के क्या है, लंबवत है, क्या क्षेत्रफल के लंबवत है गुजर रही है, तो इसीलिए 90 डिग्री हो गया। और जब थीटा की वैल्यू हम लोग 90 से क्या लेते हैं, ज्यादा लेते हैं, तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू देता है। थीटा 180 ले लीजिए, थीटा 180 ले लीजिए, कोई नहीं। अब जब थीटा 180 ले लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। फिर यहाँ से आप लोग और भी वैल्यू देख सकते हैं, जब हम लोग उससे अधिक लेंगे, जब 90 से अधिक लेंगे तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगा। फिर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट में क्या डिस्कस किया गया है, जो 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट में क्या बोला गया है, फिर यहाँ से 5 पॉइंट देख सकते हैं आप लोग, जो 5 पॉइंट में बोला गया है कि फाई ई के अधिकतम मान के लिए cos थीटा अधिकतम 1 होता है। फाई ई की अधिकतम वैल्यू के लिए जो हमारा cos थीटा की वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम 1 होता है, कितना होता है, मैक्सिमम 1 होता है। और मिनिमम कितना होता है, मिनिमम 0 वैल्यू होता है। मैक्सिमम कितना होता है, फाई ई आपका मैक्सिमम कितना होता है, जो फाई ई मैक्स है, जो फाई ई मैक्स कितना होता है, 1 होता है। और जो फाई ई क्या होता है, मीन कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ये पॉइंट में यही बोला गया है और कुछ नहीं बोला गया, ये 5 पॉइंट में यही बोला गया। 6 पॉइंट को देखते हैं हम लोग, 6 पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि फाई ई के न्यूनतम आंशिक मान के लिए 0 होना चाहिए, थीटा इक्वल टू 90 है, तो समतल क्या अधिकतम के लिए कितना हो जाएगा भाई, थीटा कितना हो जाएगा अधिकतम के लिए, मैक्स थीटा मैक्स कितना हो जाएगा बताइए, तो थीटा मैक्स कितना हो जाएगा आप लोग, अब थीटा मैक्स 0 डिग्री होगा ना। अब थीटा मीन कितना हो जाएगा भाई, थीटा मीन कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। इसमें यही बात बोला गया है, ये सेकंड पॉइंट में यही बोला गया है, सेकंड पॉइंट इस 6 में भी यही बोला गया है कि अथवा समतल पृष्ठ क्षेत्र की दिशा के समांतर होना चाहिए, क्या इसमें समांतर होना चाहिए, इसमें लंबवत होना चाहिए, इसमें ऐसे होना चाहिए, इसमें ऐसे होना चाहिए, और इसमें क्या ऐसे होने चाहिए, दैट्स क्लियर। फिर उसके बाद सेकंड 7 पॉइंट में देखते हैं, 7 पॉइंट में क्या बोला गया है। 7 पॉइंट में यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 7 पॉइंट में कुछ नहीं बोला गया। 7 पॉइंट में ये बोला गया है कि जो हमारा डीएस है, ये जो हमारा डीएस है
वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्षेत्रफल सदिश होता है, ये तो सबको पता है। जो रेडियस है वो अल्पांश होता है। एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया गया, कितना? एक छोटा क्षेत्रफल, छोटा एरिया, स्मॉल एरिया की बात किया गया है। एक स्मॉल एरिया, क्या? एक स्मॉल एरिया का बात किया गया है। और यहाँ से कितना होता है? ये यहाँ से गुजर रहा, और ये एक अनियमित सतह होता है, अनियमित सतह होता है। और फिर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो इसका जो थीटा है वो यहाँ पे थीटा है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गुजर रही है। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। फाई ई का मान जो कितना होता है? ई डॉट डी फाई का मान कितना होता है? ई डॉट डी एस होता है। डी फाई का मान कितना होता है? डी फाई की बात करें तो डी फाई का मान कितना हो जाएगा आप लोग का? डी फाई का मान जो अनियमित सतह, जो अनियमित जो फ्लक्स है उसके लिए कितना हो जाएगा? ई डॉट डी एस। अब ई डॉट डी एस क्यों लिए, एस क्यों नहीं लिए? अब एस डी एस लेने का मतलब क्या है? जब हम लोग डी एस ले रहे हैं तो यानी कि एक स्मॉल एरिया, एक स्मॉल रेंज एरिया की बात किया जा रहा है। किस एरिया की? एक स्मॉल रेंज एरिया क्या बात किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग डीएस ले रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया। अतः संपूर्ण सतह से पारित फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई टोटल कितना हो जाएगा? इंटीग्रल कितना? इंटीग्रल डी फाई की वैल्यू कितना है? इंटीग्रल में कितना आ जाएगा? ई डॉट डीएस कितना आ जाएगा? ई डॉट डीएस किस में हो जाएगा? ये वेक्टर क्वांटिटी में हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट 8 पॉइंट में देखते हैं कि जो 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट में क्या बोला गया है? जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो क्या बता रहा है? जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो क्या बताता है? धनात्मक प्लस अवगत और ऋणात्मक प्लस निर्गत होता है। क्या? धनात्मक प्लस अवगत और ऋणात्मक प्लस क्या होता है? जाता है, क्या लिया जाता है अवगत में। निर्गत, निर्गत माने क्या होता है? और आगत, आगत माने आने वाला, और निर्गत माने जाने वाला। तो जब पॉजिटिव है तो क्या जा रहा है? यहां से क्या जा रहा है? चार्ज। नेगेटिव है, आ रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट से आ रहा है। तो आने वाला और जाने वाला, आने वाले में खुशी होती है और जाने वाले में गम होता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो यही बात किया गया है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं वही यही प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही थी। जो हमारी पॉजिटिव चार्ज है उससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही थी, और यहाँ पे क्या फ्लक्स निकल रहा है, यहाँ पे क्या फ्लक्स, वहां पे बल रेखाएं निकलती थी, और यहाँ पे क्या निकल रहा है आप लोग का? यहाँ पे फ्लक्स निकल रहा है, और वहां पे वैद्युत बल रेखाएं निकल रही थी। सेम प्रॉपर्टीज है, किसकी? किसकी सेम प्रॉपर्टीज है? वैद्युत बल रेखाओं की सेम प्रॉपर्टीज है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत 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 बल रेखाएं, रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं की सेम प्रॉपर्टीज किसके? वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स के, किसे? वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स से सेम प्रॉपर्टीज को फॉलो करती हैं। तो आई होप कि आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गॉस का नियम देखते हैं, और फिर देखते हैं हम लोग कितना पेज है, फिर उसके बाद से खत्म है। तो यही हम लोग का लास्ट टॉपिक है, और अभी तक आप लोगों ने बना है तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने सोच लिया है कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 90 ला के छोड़ना है, 90%। तो चलिए आप लोग अगर अभी तक बने हैं तो हम भी लोग बने हैं, और हम लोग आप लोग के लिए पूरा एफर्ट लगाएंगे कि आप लोगों का कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में 90% आके ही रहे। हम लोग भी पूरे क्या बोलते हैं उसको, पूरा जी जान से लग जाएंगे, और आपको 90% लाने ही देंगे, और एकदम पूरा सपोर्ट करेंगे। वो क्या होता है ना कि क्या होता है कि हम लोग क्या है, हम लोग मीडियम है, हम लोग बस आपको टेम्परेचर देने का कार्य करते हैं। सब चीज तो भाई आप रिएक्शन तो आप ही करेंगे ना, हम लोग तो बस थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, और जब हम लोग टेम्परेचर देंगे तो आप लोग रिएक्शन करेंगे। सही है ना? तो यहाँ से क्या होता है कि गॉस का नियम में क्या बोला गया है? जो हमारे गॉस भाई, जो हमारे गॉस साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला भाई? निर्गत निर्वात में, एक वैक्यूम में, भाई क्या वैक्यूम में बोल रहे थे? वैक्यूम में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, क्या? वैक्यूम में, किसी भी वैक्यूम में गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ में गुजरने वाला जो हमारा वैद्युत फ्लक्स, यहाँ भाई वैद्युत फ्लक्स है, आई होप क्लियर हो रहा होगा, गुजरने वाला जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है, तो क्या है वैद्युत फ्लक्स? उस पे उपस्थित कुल आवेश, इस पे कुछ आवेश तो होगा ना, क्यू नॉट,
जाहिर सी बात है। तो उसके भीतर क्या, उसके भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। इस पे कोई गुजर रहा है, क्या गुजर रहा है, वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। यहाँ से मान लीजिए यह ऐसे गुजर रहा है, मान लीजिए सपोज ऐसे गुजर रहा है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से ऐसे गुजर रहा है, फिर ऐसे गुजर रहा है वैद्युत, जो हमारा वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब हमारा वैद्युत फ्लक्स यहाँ से गुजर रहा है, कहाँ गए यार, आ नहीं रहा है, यहाँ से जब वैद्युत फ्लक्स क्या गुजर रहा है, फाई गुजर रहा है, इस पे कुछ तो आवेश होगा ना, कुछ आवेश है, इसका गुना हम 1/एप्सिलॉन नॉट से करेंगे। और जब इसका गुना एप्सिलॉन नॉट से करेंगे तो यही होता है हमारा क्या, गॉस का नियम। गॉस भाई साहब क्या बोलते हैं, एक बार फिर सुन लीजिए। तो गॉस भाई साहब ने क्या बोला कि किसी भी वैक्यूम में जो गॉस भाई साहब थे उन्होंने बोला कि देखिए किसी भी वैक्यूम में क्या, किसी भी एक वैक्यूम में, ये वैक्यूम, किसी भी वैक्यूम में गुजरने वाला जो आपका वैद्युत फ्लक्स है, क्या गुजर रहा है, वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। वैद्युत फ्लक्स क्या है भाई, फाई ई है ना भाई, यहाँ से फाई गुजर रहा है। और जो वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, उस पृष्ठ से बंद पृष्ठ, कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है, क्या वैद्युत फ्लक्स क्या है, उस पृष्ठ पे कुल आवेश क्यू नॉट है। कुल आवेश 1/एप्सिलॉन नॉट से गुना कर दीजिए, यही होता है, यही बोले 1/एप्सिलॉन नॉट पे गुना होगा कुल आवेश जो है। तो इसको हम लोग फाई ई इक्वल टू क्या बोलते हैं, क्यू इन अपान क्या, एप्सिलॉन नॉट बोल देते हैं। ठीक है, क्यू इन क्या है, टोटल चार्ज है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कुल आवेश है, गॉसियन कुल आवेश है, और यहाँ पे निर्वात की वैद्युतशीलता। अब निर्वात की वैद्युतशीलता, और फिर क्या बोल देंगे, यदि पृष्ठ निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम में हो तो समीकरण 1 में एप्सिलॉन नॉट स्थान पर क्या, के एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा, जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक होगा। क्या बोला जा रहा है इसमें, इस पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, इस पॉइंट में आप लोग देख लीजिए, इस पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि इस पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए जो हमारा जो वैद्युत फ्लक्स है, जो हमारा जो क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा अन्य माध्यम है, क्या अन्य माध्यम हो, निर्वात में अतिरिक्त, क्या निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम है, यदि पृष्ठ निर्वात की, यदि हमारा जो पृष्ठ है वो क्या, जो हमारा सरफेस है वो निर्वात में ना होकर किसी मीडियम में है। जब किसी मीडियम में होगा तो हमारा जो वैद्युतशीलता है यानी कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो के से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम का वैल्यू कितना, 1 हो जाएगा, के की वैल्यू कहाँ के लिखेंगे। अब किसी मीडियम है, मीडियम के लिए क्या लिखते हैं, जब मीडियम में होगा तो क्या हो जाएगा, फाई ई आप लोगों का क्या हो जाएगा, क्यू इन अपान के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। मीडियम के लिए ये हो जाएगा, और विदाउट मीडियम के लिए ये हो जाएगा, विदाउट वैक्यूम के लिए ये हो जाएगा क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू 1 है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कहां से आ रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए कई चार्जेस दी गई हैं। अब कई चार्जेस हैं तो कई चार्जेसों को इजिली हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा क्यू से क्या इजिली ऐड कर सकते हैं। क्या भाई, इजिली ऐड कर सकते हैं, किससे, सिग्मा से। सिग्मा हम लोग लगा के सीधी ऐड कर लेंगे। सिग्मा का मतलब क्या होता है कि एडिशन होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, वो कहीं ना कहीं एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा कहीं ना कहीं हमें एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्यू टोटल कितना हो जाएगा आप लोग का, मान लीजिए कई चार्ज दिया गया, कई 4 5 6 को दिया है, तो Q1 Q2 Q3 जो भी है आप लोग का ऐड कर लेंगे टोटल, दैट्स। अब यहाँ से फिर एप्सिलॉन नॉट तो परावैद्युतशीलता तो लिखबा करेंगे ना, यहाँ से देख सकते हैं वही दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है आप लोग देख सकते हैं, महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पॉइंट में किसी भी बंद पृष्ठ के लिए सत्य होता है। खुला पृष्ठ है एप्लीकेबल नहीं होगा, खुला पृष्ठ है तो खुला पृष्ठ के लिए जो हमारा गॉस का नियम है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, और जो हमारा बंद पृष्ठ है उसी के लिए बस एप्लीकेबल होगा। क्या एप्लीकेबल होगा, जो हमारा गॉस का नियम है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और ये क्या होता है, वो उस जो सिस्टम है, ये वो जो पृष्ठ है, पृष्ठ किस मीडियम में है और उसका जो आकार है उस पर भी निर्भर करता है, उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, उसका जो आकार है वो किस मीडियम में है, इस पे भी वो डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है,
किस पे, कि वो बंद होना चाहिए, जो हमारा पृष्ठ है वो बंद होना चाहिए। और यहाँ से देख सकते हैं कि धनात्मक ऋणात्मक आवेशों का बीजगणितीय योग है। अभी हम लोगों ने बोला था ना क्यू नेट कितना था, क्यू इन, जो क्यू इन टोटल था, जो क्यू टोटल था, Q1 था, Q2 था, Q3 था, डॉट 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 Qn था भाई, फिर बटे एप्सिलॉन नॉट, यही था हमारा और कुछ नहीं था। थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में यही बोला गया है। तो चलिए हम लोग थर्ड पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि बाह्य आवेश नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देता है। जो हमारा बाह्य आवेश है, ये तो बस अंदर का आवेश लिया गया है। ये जो आवेश है भाई, आवेश है Q1, इस पॉइंट पे Q2, इस पॉइंट पे Q3, इस पॉइंट पे Q4। अब यहाँ पे कौन है भाई, Q1, Q2, इस ये बाह्य आवेश, जो हमारा बाह्य आवेश का बाहर का जो आवेश है, ये इसमें कोई भी भूमिका, कोई भी अपना भूमिका नहीं निभाएगा। बस निभाएगा कौन, कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, जो क्या होंगे, इसके मेंबर होंगे। क्या भाई, कोई मान लीजिए कोई आपका जो कोई पार्टी है, कोई गेस्ट पार्टी है, तो जो आपकी फैमिली मेंबर है या जो रिलेटिव है, कोई प्राइवेट पार्टी, मान लीजिए कोई प्राइवेट पार्टी है आपके घर पे, तो पार्टिसिपेट कौन करेगा प्राइवेट पार्टी में, आपके कोई रिलेटिव हो, यही ना, या फिर आपके फैमिली मेंबर हो। अब कोई भीख मांगने वाला आएगा तो वो तो क्या होता है, वो तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, वो तो सेलिब्रेट करेगा नहीं। या फिर कोई अन्य हो, वो तो करेगा नहीं, जो आपके फैमिली मेंबर है वो। और फिर क्या, जो आपके रिलेटिव हैं वो प्राइवेट पार्टी में आ जाएंगे, बल्कि सब कोई थोड़ी ना आएगा। यही ये बात बोला जा रहा है कि जो हमारे अंदर के, अब जो प्राइवेट पार्टी में कौन है, हमारे अंदर के ही ना है लोग, हमारे फैमिली है या हमारे गेस्ट है, वो तो हमारे अंदर अपने से जुड़े हैं ना। तो यही बात ये बोला गया है कि जो हमारा आवेश होता है वो अंदर के आवेश को लेता है, इसके ये पार्टिसिपेट करेंगे नेट चार्ज में, बल्कि ये बाहर में कितने हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कितने हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो ये पड़ता है कि आपके घर में कितने हैं, फर्क तो ये पड़ता है, ये फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कितने हैं, ये तो फर्क पड़ता है कि आपके अंदर कितने हैं। फिर क्योंकि इस प्रकरण में सतह में प्रवेश करने वाली तथा बाहर निकलने वाली जो हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बराबर होती है और आगत फ्लक्स -Q से निर्गत होकर फ्लक्स में नेट होकर 0 हो जाती है। तो आई होप कि थर्ड पॉइंट आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक बार थर्ड पॉइंट को और रिपीट करते हैं और फिर इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं कल। पहले इस लेक्चर को कंप्लीट कर दें और थर्ड पॉइंट को पहले कंप्लीट कर दें, तब हम लोग चलेंगे। और बिना ऐसे नहीं चलेंगे, बिना क्लियर किए, क्योंकि फिर कमेंट में ये मत बोलिएगा कि नहीं ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। तो इसीलिए हम लोग क्लियर करते चल रहे हैं। तो इसमें ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि क्योंकि इस प्रकरण में सतह में ऐसा क्यों होता है कि बाहर का आवेश नहीं लिया जा रहा। भाई ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो हमारी वैद्युत फ्लक्स, जो हमारी फ्लक्स गुजर रही है उस मीडियम से, तो जो हमारी फ्लक्स गुजर रही है तो प्रभावित कौन होगा? उस सतह से कोई, जो हमारी उस सतह से जो फ्लक्स गुजर रहा है, उस सतह से जो भी फ्लक्स गुजर रहा है वो क्या, वही आवेश से प्रभावित होंगी, वही आवेश क्या होगी, प्रभावित होंगी, बकिया और कोई नहीं होगा। और क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जाने देता है। जा तू चला जा, देखिए ये कह रहा है कि जा तू चला जा, अपने यहां से वैद्युत फ्लक्स को बाहर निकाल रहा है। जैसे क्या होता है, कभी कभार हमारे जो फैमिली मेंबर में कोई ज्यादा दिन तक टिक जाता है तो हम लोग क्या सोचते हैं, यार कब जाएगा ये, जल्दी से चला जाए। ऐसा ही होता है इसका भी नेचर, ये क्या इसको भेज रहा है कि जाओ, यहाँ से निकल रही है, ये सब यहाँ से निकल रही है। और क्या होता है, यहाँ से ये आ रही है, नेगेटिव के पास आ रही है, ये निर्गत होती, ये आगत होती है, ये आगत होती है और ये निर्गत होती है। निर्गत क्या होती है, निर्गत होती हैं और ये आगत होती हैं। क्या होती हैं, आगत होती हैं, ये निर्गत होती हैं। और इसी पे हमारा जो लेक्चर है, जो लेक्चर नंबर 2 है, ये जो लेक्चर नंबर 2 है ये आज कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पूरा, आई होप कि आप लोगों को ये जो लेक्चर है अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो दिल से लाइक ठोकिए और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हमारे टीम को मोटिवेशन मिले आप लोगों से। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग जो भी फ्रेंड है जो
फ्रेंड है या फिर रिलेटिव है या भाई है, कोई भी हो, उसको 2026 में जो बोर्ड एग्जाम देना है और उनके पास ये 12th के लिए फिजिक्स, उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिए, और जिससे कि वो भी 90% ला सकें और अपने अपने फैमिली का नाम ऊपर कर सकें, ऊंचा कर सकें। और हम लोग का हमेशा से यही लक्ष्य है हमारी टीम का कि आप लोग के लिए कुछ बेहतर किया जाए, और इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग आए हैं तो जरूर आप लोग बेहतर करेंगे। अन्य जो भी इंस्टीट्यूट है उससे तो आप लोग, मैं गारंटी कहता हूं, उससे तो आप लोग बेहतर ही करने वाले हैं। अगर एक बार रिजल्ट आया तो दिल से बोलिएगा कि आपने कैसा पढ़ाया था, और यही सब फंसा बोर्ड एग्जाम में, यही सब फंसा। और चलिए इसी लेक्चर पे हम लोग खत्म करते हैं, और चलिए मिलते हैं मिलते हैं कल, और फिर थर्ड लेक्चर के साथ मिलते हैं। और थर्ड लेक्चर में जितना भी डेरिवेशन है उसे हम लोग मक्खन की तरह क्लियर करेंगे। जो आप लोग का जो डेरिवेशन है वो 5 मार्क्स दे के जाएगा। कितना? 5 मार्क्स आप लोग के लिए दे के जाएगा। जो डेरिवेशन है उसको 5 मार्क्स भी आप लोग को लाना। अभी तक कितना आप लोग बिटोरे हैं? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर तक बिटोरे। अब कितना बच गया? 5 नंबर। अब 5 नंबर बिटोर लेंगे तो कितना हो जाएगा? एक चैप्टर से, एक चैप्टर से कितना? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। कितना हो गया? 5 3 8 3 11, 11 नंबर ले लिए एक चैप्टर से। आप सोचिए, एक चैप्टर से आप लोग का 11 नंबर क्लियर हो गया। अगर कहीं 11 में से 3 नंबर मिल गया, दो क्वेश्चन आ गया, एक एक नंबर का 2 क्वेश्चन आ गया, या फिर 5 नंबर का, या 5 नंबर का और 3 नंबर का 2 क्वेश्चन आ गया, तो 8 नंबर आप लोग क्लियर है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं तो ये दिल से बोल रहा हूँ कि आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। आप लोग अगर इस लेक्चर को, अभी तक फर्स्ट लेक्चर को और सेकंड लेक्चर को देखे, और थर्ड लेक्चर को और फोर्थ लेक्चर को देख लिए, तो कोई भी नहीं रोक सकता 90% लाने से। तो चलिए अब चलते हैं और मिलते हैं कल। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।